जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब मैं आपको एक पॉलिटिकल किस्सा बता रहा हूँ, किस्सा सुना रहा हूँ, किस्सा पॉलिटिकल किस्सा कोई। तो साहब कहानी है 80 के दशक की। वो दशक जब कांग्रेस का एक छत्र राज था इस देश में। पंजाब में जबरदस्त मारकाट मची हुई थी, भयंकर आतंकवाद का दौर था। उधर यूपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा वीपी सिंह जो है चीफ मिनिस्टर थे। तो ये उस जमाने की बात है। तो उस जमाने में साहब यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था कि यूपी में बुंदेलखंड एरिया में और बहुत सारे इलाकों में भी जो है माफियाओं का राज चलता था। माफियाओं का नहीं सर, डकैतों का राज चलता था बकायदा। जैसे आप फिल्मों में जो डकैत देखते हैं ना, वैसे डकैतों के गैंग हुआ करते थे। और ये इटावा, सैफई, मैनपुरी से लेके फिर वो उधर कानपुर देहात और उसके बाद वो पूरा बुंदेलखंड रीजन, पूरा सा डकैतों के गैंग्स का एक पैरेलल गवर्नमेंट चला करती थी। तो ये उस जमाने का किस्सा है। तो उस जमाने में साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह ये चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने एक अभियान चलाया कि साहब डाकू उन्मूलन किया जाए। तो ये मैनपुरी इलाके में हमारा जो ये आजकल जो प्रथम परिवार है ना, मसाजवादी पार्टी का, सैफई वाले, इनके इलाके में साहब एक डाकू हुआ करता था। उसका नाम था छबिराम यादव। और तब हमारे जो धरतीपुत्र नेताजी है ना, ये बड़े छोटे लेवल के नेता होते थे। और उस इलाके में जो असली नेता होते थे वो थे बलराम सिंह यादव। वो थे यूपी की वीपी सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और उनका सरेआम प्रश्रय था। बलराम सिंह यादव उनको जो है सपोर्ट करते थे और उन्हीं के रहमो करम पर वो पल रहे थे। और बलराम सिंह यादव और यूपी गवर्नमेंट के प्रश्रय में जो ये छबिराम जो डाकू था, इसका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ये मतलब इसका आतंक मचा हुआ था। और आपको बताओ, आजकल इनको जो नेताजी कहते हैं ना, हमारे वाले नेताजी को, उस जमाने में नेताजी छबिराम यादव डाकू को कहा जाता था। तो साहब फिर ये हमारे नेताजी ने जो है रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से, और ऐसा बताया जाता है कि और वीपी सिंह का भी एक एजेंडा था कि हमें डाकू उन्मूलन करना है। तो साहब मार्च 1982 में छबिराम डकैत के साथ जो है पुलिस की एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 20 घंटा मुठभेड़ चली। और ये आईजी साहब, अभी तो एडीजी या डीजी रिटायर हुए, करमवीर सिंह जी सरदार जी थे। ये उस जमाने में एसपी हुआ करते थे इटावा के। एसपी साहब करमवीर सिंह जी के नेतृत्व में वो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें छबिराम को मार दिया और छबिराम के साथ 8 या 10 डकैत और उसके गैंग के मारे गए थे और एक तरह से पूरी गैंग का सफाया हो गया था। तो छबिराम मर गया तो बलराम सिंह यादव का जो प्रभुत्व है वो इलाके में कम होने लग गया था। तो सब जब डाकुओं पे इतना जबरदस्त ये क्रैकडाउन हुआ और सैकड़ों डाकू जो है वीपी सिंह ने अपने कार्यकाल में मरवाए। तो उसी दौरान क्या हुआ साहब कि ये मार्च महीने में, जिस महीने छबिराम मारा गया, उसी महीने में वीपी सिंह जी के एक बड़े भाई हुआ करते थे, ठाकुर चंद्रशेखर सिंह जी। वो वीपी सिंह के बड़े भाई थे और वो भी राजा मांडा कहलाते थे और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे साहब। तो वो एक दिन अपने दोनों बेटों और अपने कारिंदों के साथ ये इलाहाबाद और बांदा के जंगलों में शिकार खेलने गए हुए थे। और रात को लगभग 12 बजे का समय था और वो शिकार खेलने जब जा रहे थे तो रास्ते में उनकी जीप का टायर बस्ट हो गया और वो उनके पास शायद औजार हथियार नहीं थे प्रॉपर, या जो है या जो भी प्रॉब्लम थी, वो जीप का टायर बदलने में बहुत टाइम लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए हैं, तो अब हम वापस जाएंगे।
और ये वहां से वापस मुड़ गए। थोड़ा आगे गए तो देखा कि रोड के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, एक बैरिकेड बना रखा है, रास्ता ब्लॉक था। तो इनको जीप रोकनी पड़ी। तो जीप रोकते ही अगल बगल से जो है 2 फ्लैश लाइट्स, बहुत बड़ी वाली टॉर्च जो है वो चमकी, और उन्होंने निर्देश दिया कि जो है जहां वहीं बैठा रहो। तो जो रोड थी, रोड के जस्ट बगल में एक खेत था, और उस खेत में पत्थरों की एक दीवार, जो बाउंड्री नहीं बना देते, तो उस इलाके में चूंकि पत्थर इफरात होता है तो पत्थरों की एक बाउंड्री लाइन बना देते हैं। वो जो पत्थर की जो बाउंड्री लाइन थी, उस कच्ची रोड से मात्र 6 फुट की दूरी पे थी। तो उस तरफ से जो है अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई, जिसमें वो जो जज साहब थे वीपी सिंह, मुख्यमंत्री वीपी सिंह के बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, ये उस गोलीकांड में मारे गए साहब। इनका एक बेटा था, वो मारा गया 15 साल का, उसका नाम था अजीत प्रताप सिंह। एक छोटा बेटा बहुत बुरी तरह घायल हुआ, जो और 2 कारिंदे थे साथ में, वो भी बुरी तरह घायल हुए। और इनके पास एक .22 बोर की राइफल थी, एक और स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, एक 315 बोर वाली एक राइफल थी, और इनके पास काफ़ी सारा एमिनेशन था। पर इनको वो चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डाकुओं ने अचानक हमला कर दिया था, और फिर डाकुओं ने वो इनके सारे हथियार लूट लिए, और जो बचे हुए लोग थे उनको बोल दिया कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। बाद में जब जांच हुई तो ये पता लगा कि इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और डाकुओं ने उस जीप पे ये सोच के हमला किया था कि ये पुलिस पार्टी की जीप है, न कि उनको ये मालूम नहीं था कि इस पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है। बाद में ऐसा भी सुनने में आया कि उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, मतलब सामाजिक रूप से। पर साहब ये एक बहुत बड़ी घटना थी, और खुद मुख्यमंत्री के बड़े भाई, उनका परिवार, और हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज, यदि डाकुओं द्वारा इस प्रकार मार दिया जाता है तो ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी, और वीपी सिंह के लिए एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाली बात थी। तो जो डाकू उन्मूलन अभियान था वो और तेजी से जो है, मतलब वो चलने लग गया। तो तब अभी मैंने बताया कि बस इससे कुछ दिन पहले ही छबीराम की जो हत्या हुई थी, वहां कहां हत्या नहीं, मुठभेड़ हुई थी, और छबीराम के पूरे गैंग का सफाया किया गया था इटावा मैनपुरी में। तो तब हुआ क्या कि छबीराम को संरक्षण देते थे बलराम सिंह यादव, और बलराम सिंह यादव की बहुत जबरदस्त दुश्मनी थी हमारे नेताजी के परिवार से। तो हमारे एक नेताजी थे और उनके एक छोटे भाई थे। तो सब हिस्ट्री शीट खंगाली गई, और कुछ बलराम सिंह यादव को भी बदले लेने थे। तो उसमें हुआ कि साहब सिर्फ डकैतों पे अभियान न चले, उनको संरक्षण देने वाले जो सफेद पोश लोग हैं और नेता लोग हैं, उन पे भी ये क्रैकडाउन होना चाहिए। पुलिस को ऐसा कुछ प्रेशर बनाया पुलिस ने, और उसके पीछे बताया जाता है कि बलराम सिंह यादव, जो कि एंटी राइवल नेतागिरी का कैंप था, हमारे नेताजी अभी वाले जो हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, हमारे नेताजी जिनके लड़कों से कभी कभी गलती हो जाती है, वो वाले नेताजी। तो पुलिस ने सब जब हिस्ट्री शीट निकाली कि डकैतों के प्रश्रयदाता कौन सफेद पोश लोग हैं, तो उसमें हमारे नेताजी और उनके छोटे भाई का नाम भी आ गया। तो पुलिस ने इनको सलाह दी। तो बड़े वाले नेया जी तो एमएलए थे, पर छोटे वाले जो थे वो अभी एमएलए नहीं थे। तो एमएलए को तो एनकाउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, सिटिंग एमएलए को। तो छोटे भाई को पुलिस बार बार ये कह रही थी कि तुम आके हाजिर हो जाओ, नहीं तुम्हारा एनकाउंटर हो जागो। तो छोटे भाई साहब ने, हमारे जो छोटे भैया थे, छोटे नेताजी थे,
वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए और वो फरार हो गए। तो साहब उस वक्त जिलाधिकारी थे एक कोई सिंह साहब, और एसपी थे कोई पांडे जी। तो वो जो एसपी थे ना, वो ऐसा बताया जाता है कि आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5 साल की नौकरी करके आए थे और कैप्टन थे आर्मी के। उसके बाद वहाँ से जब शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए तो वो पुलिस प्रोविंशियल सर्विसेज में पहले भर्ती हुए, उसके बाद प्रमोट होके एसपी बने थे। वो उस जिले के एसपी थे। तो सब वो बार बार उनके ऊपर प्रेशर था कि सफ़ेद पोश गुंडों को, सफ़ेद पोश डकैतों को, जो डकैतों को प्रश्रय देते हैं राजनेता, उनको सबको पकड़ के हाजिर करो, उनको पकड़ के बंद करो, ज़रूरत हो तो उनका भी एनकाउंटर करो। तो हमारे छोटे नेताजी जो है वो फरारी काट रहे थे। पुलिस रोज़ उनके पास जाती थी, उनके घर दबिश मारती थी, तो घर पे कोई नहीं मिलता था और घर पे सिर्फ मिलती थी अम्मा। तो अम्मा कहाँ है? बोले हमें नहीं पता। पुलिस रोज जाती थी, टहल के आ जाती थी गांव में। तो साहब बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा था, तो पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया। तो अंत में साहब मुखबिरी होते होते यह पता लगे कि नेताजी जो छोए वाले नेताजी जो हैं वो एक मक्की के खेत में छुपे हुए। तो साहब एक दिन एसपी साहब खुद, साथ में डीएम, इनने वो छापा मार दिया और वो मक्की का खेत जो है ना, जिसमें छोए नेताजी छुपे हुए थे, उसको घेर लिया और माइक पे, छोटे वाले हैंड वाले माइक पे अनाउंसमेंट किया कि बाहर आ जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। अब नेताजी तो उसके अंदर लुक गए थे, वो बाहर आ नहीं रहे थे। तो एसपी साहब बोले इसकी ऐसी की तैसी, मैं इसको पकड़ के लाऊंगा। तो साहब एसपी साहब अपने सिर्फ 4 सिपाहियों के साथ अपना रिवॉल्वर हाथ में लेके उस मक्की के खेत में घुस गए। मक्की का खेत चारों तरफ से पुलिस ने घेर ही रखा था, भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और छोए नेताजी को ये पक्का विश्वास था कि आज हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो ये किस्सा खुद उन एसपी साहब ने रिटायर होने के बाद एक बार नाम न छापने की शर्त पे मेरे एक बहुत खास मित्र को सुनाया था खुद। तो बोला जब हम वहां पहुंचे तो छोए नेताजी जो हैं वो बिल्कुल पैरों पे गिर पड़े और हमने उनको कॉलर से पकड़ के उठाया और घसीटते हुए कॉलर, और वो जा नहीं रहे थे बाहर। तो हमने जब उनको कॉलर से पकड़ के उठाया तो हमारे पैरों में लिपट गए और उनने बाकायदे पजामे में टट्टी पेशाब कर दी। बिल्कुल छोटे नेताजी ने पजामे में पेशाब कर दी। और फिर एसपी, और चूंकि पैरों में लिपट गए थे और जार जार रो रहे थे, तो एसपी साहब आर्मी वाले थे और बड़े जबरदस्त फिटनेस थी उनकी, उनको पता था कि बड़े लाइन स्लिम पर्सनैलिटी थी। उसको वो घसीटते हुए दोनों हाथों से ऐसे पीछे से कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए मक्की के खेत से बाहर लाए। तो उन्होंने कहा साले को यहीं मार दें। तो जो डीएम साहब थे ना, उन्होंने बोला नहीं, मारना नहीं, इसको नहीं मारना है। तो बोले साले को मारना नहीं, इसने बहुत परेशान करवाया हमें। तो तब उन्होंने उसकी वो उंगली पकड़ी और ऐसे पकड़ के पूरी तोड़ दी। फिर साहब इनको पकड़ के ले गई, ये कुछ दिन जेल जाल में बंद रहे, उसके बाद जमानत हो गई। उसके बाद फिर 1984 में जो है इंदिरा जी जाती रहीं, भेंट चढ़ गई पंजाब के आतंकवाद की। उसके बाद फिर ज़माना बदल गया। तो हालांकि 84 में भी बहुत ज़बरदस्त सहानुभूति लहर थी, तो उसमें भी फिर एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई। उसके बाद 89 में वीपी सिंह का एज द प्राइम मिनिस्टर जब उदय हुआ जनता दल का, और बोफोर्स कांड के बाद जब कांग्रेस की लोकप्रियता को डिलाइन लग गई, तो अब जनता दल की राजनीति का उदय हुआ। उसमें हमारे नेताजी तो थे, बड़े वाले नेताजी, वो मुख्यमंत्री बन गए।
और फिर ये परिवार जिनके पास कभी खाने को रोटी नहीं होती थी, जिनके पास ये खुद हमारे नैया जी ने बताया है कि साइकिल में पंचर हो जाता था तो पंचर लगवाने के पैसे नहीं होते थे, तो सब ये परिवार फिर मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद इनके परिवार का कुत्ता बिल्ली जो है ना, वो भी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और कोऑपरेटिव के अध्यक्ष बन गए। और जिनके पास भीख मांगने को कटोरा नहीं होता था, आज वो अरबोंपति का पूरा वो परिवार बना हुआ है। उनके लड़के जो है आज लैम्बोर्गिनी में चलते हैं लखनऊ में। और तो सब वो हमारे जो 6 नेताजी हैं ना, अभी भी उनकी आप क्लोजअप करके कभी देख लेना, वो उंगली आज तक टूटी हुई है। आई मीन उंगली तो बाद में जुड़ गई होगी, और उस ज़माने में तो इतना कोई बहुत ज़्यादा, और छोटी जहाँ उंगली छोटी 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 हड्डियाँ होती है ना उंगली में, तो उसमें रॉड वॉड नहीं पड़ सकती है, तो वो उंगली अभी भी उनकी ना लुल टाइप उंगली है, और वो टूटी हुई दिखती है, और उसमें वो एक अंगूठी पहन के रखते हैं उस टूटी हुई उंगली को छिपाने के लिए। तो साहब ये है हमारे 6 नेताजी की टूटी हुई उंगली का राज। और ये डकैत परिवार था साहब। आज भी अगर आप यूपी की पुरानी हिस्ट्री शीट निकाल के देखेंगे तो इसमें हमारे बड़े नेताजी और 6 नेताजी हैं दोनों, इनके नाम डकैतों के रूप में दर्ज है। और ये बताया जाता है कि राजनीति में आने से पहले ये सफाई परिवार के नेताजी लोग जो है ना, नेताजी लोग ये खुद डकैती डालते रहे हैं, सिर्फ डकैतों को प्रश्रय नहीं दिया। ऐसे पुराने ज़माने के लोग आज भी सफाई में और इटावा में बताते हैं। पर साहब अब तो चूंकि इतना बड़ा फर्स्ट फैमिली हो गई है साहब यूपी की, और इनको अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो साहब ये एक राजनीतिक किस्सा मुझे याद आ गया। तो ये इस परिवार की हकीकत है, और इस परिवार की हकीकत हम लोग को ये भूलनी नहीं चाहिए कि कल तक साइकिलों पे चलते थे। और आखिर भैया तुमने पिछले 30 सालों में ऐसा कौन सा बिजनेस किया, ऐसा क्या तुम बिजनेसमैन बन गए, कितनी भैंस तुमने पाल ली, कितना दूध बेच दिया, कितनी मक्की बेच दी खेतों में कि तुम अरबपति खरबपति हो गए हो। तो साहब खैर आज के लिए एक इस किस्सा में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए किस्से के साथ मिलते हैं। Thank you very much.